ओके, हाउ आर यू ऑल। तो आई होप कि मैंने जो पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा और कमेंट में कुछ लिखा हो। और अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो आप आई बटन में आपको लिंक बनेगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देखें ज़रूर। और जो वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर मैं अभी आपको एक दो सेक्शन एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो अपन आज के सेक्शन में पढ़ेंगे रिवोकेशन के बारे में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। ओके, तो पहले अपन देखेंगे आज सेक्शन 130, फिर देखेंगे 131, फिर देखेंगे 132। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सेक्शन बात किस चीज़ की करते हैं? ये तीनों सेक्शन है रिवोकेशन का। ठीक है, अब रिवोकेशन का मतलब होता क्या है? ये जो रिवोकेशन है इसका मतलब होता क्या है? अब रिवोकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि अपन कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसको अपन अगर चाहें कि अपन को वो चीज़ सही नहीं लग रही या कोई भी कारण आपका बने तो अपन उस चीज़ से रिवोक हो सकते हैं, मतलब पीछे हट सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ होता है रिवोकेशन। अब इस चीज़ में रिवोकेशन कंटिन्यूइंग गारंटी पे कैसे अप्लाई होगा ये अपन आज पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब बात अपन 3 सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ भी और बेरेट की लैंग्वेज के साथ, दोनों के साथ हर बार की तरह आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपन चलते हैं पहले बेरेट की लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा क्या सिंपल लैंग्वेज में ही है, तो मैं इसको ज़्यादा पीपीटी बनाने में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपको इसमें समझ में आ जाएगा बेरेट की लैंग्वेज से ही। ठीक है, तो सेक्शन 130 रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब ये कंटिन्यूइंग गारंटी जो चल रही है, किसी श्योरिटी ने कंटिन्यूइंग गारंटी किसी पीडी को दे रखी हो, पीडी के लिए दे रखी हो किसी क्रेडिटर को, तो उसको रिवोक कैसे कर सकता है? तो कर सकता है, नहीं कर सकता, ये बात अपन अब चालू करते हैं जल्दी से। ओके, अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय द नोटिस टू अ क्रेडिटर। अब देखना, अब पार्ट में देखते हैं। अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम, मतलब कोई भी कंटिन्यूइंग गारंटी जो यहाँ पे बात हो रही है वो कभी भी रिवोक्ड की जा सकती है श्योरिटी के द्वारा। ठीक है, एज टू द फ्यूचर डायरेक्शन बाय द नोटिस ऑफ द क्रेडिटर, मतलब कि कोई भी कंटिन्यूइंग गारंटी श्योरिटी ने दे दी, ठीक है, तो वो चाहता है कि वो उसको रिवोक करे, तो वो क्या करेगा कि वो क्रेडिटर को नोटिस देगा, उसके बाद में वो वहाँ से रिवोक कर लेगा अपनी गारंटी को। ठीक है, लेकिन गारंटी को किस लिए, कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक करेगा? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। उसके जो पहले पास्ट ट्रांजैक्शन हो उसके लिए वो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए करेगा। ओके, अब एक बार दूसरा सेक्शन भी अपन देख लेते हैं, उसके बाद में एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको मैं दोनों बता दूंगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक और सेक्शन देखते हैं, रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। इसका कहने का मतलब ये है, द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एज द रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी सो फार एज द रिगार्ड्स फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर श्योरिटी है वो, ठीक है, जो भी श्योरिटी है, श्योरिटी ने क्रेडिटर को अपनी श्योरिटी दे रखी थी, गारंटी दे रखी थी, उसके बाद में अगर उसकी श्योरिटी की डेथ हो जाए तो क्रेडिटर कोई आगे स्टेप ले सकता है श्योरिटी के खिलाफ, या अगर श्योरिटी पे कोई भी सूट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। ठीक है, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट से रिवोक हो जाएगा। ठीक है, उस गारंटी से रिवोक हो जाएगा। यही है इस सेक्शन में। ओके, और अब अपन देखते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल से पहले एक बात का ध्यान रखना कि जो भी रिवोकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ही होगा। ठीक है, अब इसको भी मैं एग्जांपल में कवर कर लूँगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शन वाले को भी। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि है ना, जो भी रिवोकेशन होगा वो सिर्फ हमेशा फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए होगा, क्योंकि जो पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हो रखे हैं वो तो हो रखे हैं, उसका अब कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर में होगा उसके लिए ही रिवोक करेगा वो, पास्ट के लिए जो हो गया उसके लिए रिवोक नहीं कर सकता वो, उसके लिए पीछे नहीं हट पाएगा। ओके, ये चीज़ देख ली। अब अपन चलते हैं पीपीटी वाली फाइल पे, जहाँ आपको मैं एग्जांपल बता दूँ। तो अब देखते हैं अपन अच्छा सा एग्जांपल। अब अपन लेते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल को एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप समझ लोगे तो आपके पूरे सेक्शन ये क्लियर हो जाएंगे दोनों के दोनों। अब एग्जांपल किस प्रकार है, ध्यान से देखना एकदम, कि ए है, बी है, सी है। ए ने बी को कहा कि आप इसको 10,000 रुपये दे दीजिए, लोन पे दे दीजिए। ओके, अब बी ने कहा कि हाँ मैं दे तो दूंगा, श्योरिटी बन जाओ, श्योरिटी ए बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि ए ने बी को बोला कि आप इसको 10,000 तक का लोन तो दे दो, ठीक है। तो आप इसको आगे चाहो तो कितना भी लोन दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सी कुछ भी करे, मतलब सी अगर कहीं भी डिफ़ॉल्ट हो जाए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कहीं भी अगर वो पैसा नहीं दे पाए, ओके, तो सी कहीं भी डिफ़ॉल्ट हो जाए अगर, तो मैं 10,000 रुपये तक की आपकी गारंटी ले रहा हूँ। ओके, ये बात तक समझ में आई। उसमें बोला कि आप 10,000 तक का एक बार लोन दे दो, और यहाँ पे 10,000 तक की मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन आगे आप कितना भी लोन देना चाहो तो उसे दे दो, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई कहीं भी डिफ़ॉल्ट हो जाए तो 10,000 तक की मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं श्योरिटी बन रहा हूँ 10,000 के लिए आपका। यहाँ तक बात एकदम समझ में आ गई। अब जब यहाँ पे उनका एग्रीमेंट हुआ है कि ये 3 मंथ के लिए हुआ है, एक और चीज़ है, ये 3 मंथ का एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि 3 मंथ तक आप उसको रुपए दे दीजिए, जितने भी लैंड करना है कर दीजिए, ओके। और उसके बाद में 10,000 तक की श्योरिटी मैं आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है। ये भी 2 बातें हो गई है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। इतनी बात समझ आ गई। 3 मंथ तक का एग्रीमेंट हुआ है, सॉरी 3 मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओके। और कितने रुपीज़ का हुआ है, श्योरिटी इतने रुपए तक के ये दे देगा, इतनी बात हुई है। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 21 को, 2021 को, ठीक है। अब बात ऐसी हो गई कि वहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 फरवरी को 2021 को, इस डेट को 1 फरवरी 2021 को ए बोल दे कि भाई मुझे तो मेरा रिवोकेशन करना है कॉन्ट्रैक्ट से, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा तो मैं रिवोक करना चाहता हूँ, तो ये कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने इस तारीख को रिवोक कर लिया 1 फरवरी को। 1 जनवरी को इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 1 फरवरी को रिवोक कर लिया, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मान के चलो कि 15 जनवरी 21 को इस डेट को बी ने सी को 5,000 रुपये दे दिए थे, 5,000 रुपीज़ दे दिए थे, ठीक है। तो इसके लिए अगर ये वापस इसको दे दे तब तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे वो देख के डिफ़ॉल्ट भी हो जाए कि वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है और वो दे भी नहीं रहा है, तो इसके बाद में क्या होगा, तो इसकी इस तारीख को जितने रुपए बी ने, इस तारीख को जितने रुपए बी ने सी को दिए हैं, इसकी श्योरिटी वो इससे ले सकता है। ओके, समझ में आ गया एकदम। क्योंकि अब ये बात यहाँ पे क्या हुई थी, क्योंकि आपने बेयर एक्ट में लिखा हुआ था फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, जो अभी मैंने आपको बोला था कि ध्यान से याद रखना इसको, कि ये ओनली ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ही होगा। ओके, तो मतलब ये जिस तारीख को रिवोक करा है ना, जैसे उसने 1 फरवरी को रिवोक करा था कॉन्ट्रैक्ट को, तो इस तारीख के बाद के ट्रांजैक्शन को जो होंगे ना बी और सी के बीच में, उसके लिए ये इससे श्योरिटी नहीं ले सकता। लेकिन जो 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया था, तो उसके लिए तो ये इसको बोल भी सकता है, ठीक है। ये बात में समझ में आ गई है। अब एक और चीज़ जो अपन ने सेक्शन 131 में पढ़ी है, जिसपे श्योरिटी की डेथ की बात हो रखी है। अब इसमें यही है कि सब कुछ कंडीशन वही है एकदम, मान लो कि इस तारीख को 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने 10,000 रुपये इसको दे दिए बी ने सी को, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन डिफ़ॉल्ट होने से एक दिन पहले
अपने ए की डेथ हो गई, ठीक है, यहाँ पे ए की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये इसको बोल सकता है, कहाँ से बोलेगा, डेथ ही हो गई है, तो ये मतलब कुल मिला के ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया, ठीक है। तो इसकी लाइबिलिटी अब बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, इतना ही था इसमें। अब देखते हैं अपन सेक्शन 132। लेकिन 132 से चालू करने से पहले दो बातें सुन लो। पहली कि इसमें कंटिन्यूइंग गारंटी हुई, इसमें कंटिन्यूइंग गारंटी हुई है, ठीक है, सीजी हुई है, ठीक है, कौन से सेक्शन में, 129 में, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो केस हुआ था रिवोकेशन वाला वो भी हो गया, ठीक है, वो कौन से सेक्शन में है, 130 में, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर आ जाए ना, क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इसे ऐसे लिखना है आपको, कंटिन्यूइंग गारंटी हुई है तो 129 में कंटिन्यूइंग गारंटी हुई है, ये कैसे हुई है ये लिखनी है। अब ये रिवोकेशन हुआ वो कैसे हुआ है, 130 में हुआ है तो वो भी लिखना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर डेथ हो गई है, डेथ का केस इसमें तो चलो अभी नहीं है, लेकिन अपन अगर मान लेते कि डेथ भी हो गई है तीसरी चीज़ में, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, 131 में, ठीक है, वो भी हुआ है तो वो भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से फ्रेम करके लिखना है, ये आपको मैं बताना चाहता था। 132 चालू करने से पहले आपको ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, तो ये एक बार वापस बता रहा हूँ मैं आपको। अब एक और चीज़ कि आपसे मैंने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि क्रेडिटर होगा वो श्योरिटी को डायरेक्ट सू कर सकता है नहीं कर सकता, ये आपसे क्वेश्चन था, तो पहले उसका आंसर दे देता हूँ मैं एक और कि हाँ कर सकता है, ओके। वो प्रिंसिपल डेप्टर जो, ठीक है, जो प्रिंसिपल डेप्टर होता था, ओके, तो इसको पहले सू करने से पहले वो इसको भी सू कर सकता है, कोई बात नहीं, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो तब तक ही, ओके। तो इसको पहले कर सकता है नहीं कर सकता, तो हाँ कर सकता है इसको भी वो, ओके। अब अपन चलते हैं सेक्शन 132 पे। और आपको जो मैंने तीन बातें बताई थी अभी यहाँ पे कि 129, 130, 131, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो सब एक बार प्रैक्टिस कर लेना है उस क्वेश्चन को लिखने के लिए, ओके, जो ताकि आपको क्या पूरा कॉन्सेप्ट पूरा ढंग से क्लियर हो जाए। हाँ, और अब चलते हैं अपन सेक्शन 132 पे, ओके। तो सेक्शन 132 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज अपन पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उससे पहले एक बार अपन देखेंगे पहले एक अच्छा सा एग्जाम्पल। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा आप सेक्शन अभी बेयर एक्ट में आप देख ही रहे होंगे, अगर आपके पास खुला हुआ है तो देखना, ये थोड़ा सेक्शन में उसका हेडिंग ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो एक बार अपन क्या इसकी लैंग्वेज से पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा, तो ये सिचुएशन अपन देख लेंगे, उसके बाद में अपन को उसको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, ओके। तो इस अब अपन पहले एग्जांपल को देखते हैं। इसमें क्या है कि ए और बी दोनों मिलके सी के लिए गारंटी दे रहे हैं, जी आर है जो अपन गारंटी को डोनेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कितने हो रहे हैं पहले आप वो देखिए कि पहला तो हो गया ए और बी का मिला के सी के साथ में, ओके, पहला ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया फर्स्ट नंबर। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो हुआ ए और बी जो एक दूसरे से कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर। अब इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों है ना जो ए और बी, ओके, ये ए और जो बी है ये दोनों कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार इसको आप ढंग से समझना कि ये जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ही हो गया, प्राइमरी तो ये हो गया, ये एक तरीके से सेकेंडरी हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए इसी कंडीशन में आया है कि अगर इफ बी डिफॉल्ट्स, ओके, अगर बी डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, तो अभी मैं इसको पैसा दूंगा, नहीं तो दे दूंगा, ओके। मतलब ए बी के लिए आया, इन दोनों में एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग थी ए और बी में, तो इन्होंने क्या करा कि बी ने बोला कि भाई मैं तो इसको गारंटी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ में क्या तू भी दे दे कि अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई, मैं श्योरिटी बन तो रहा हूँ इसके लिए, लेकिन अगर मैं श्योरिटी बन के भी कुछ नहीं कर पाया तो बाद में फिर मेरे तो सब गले में आ जाएगी, तो अगर मैं भी डिफ़ॉल्ट हो गया ना तो तू भी आ जा मेरे साथ में। तो भाई अगर मैं पहले सी डिफ़ॉल्ट होगा, उसके बाद में मैं डिफ़ॉल्ट होऊंगा, उसके बाद में तेरे को देने, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम, ऐसे कह के वो ले आया। तो इसने बोला कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि अगर बी भी डिफ़ॉल्ट हो गया, बी भी अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो मैं फिल्म में आऊँगा, ये बात हुई। अब यहाँ पे कोई बात बनी कि यहाँ पे अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ओके, अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत आए तो क्या सी है जो वो ए को सू करेगा या बी को सू करेगा,
किसको सू करेगा। ठीक है, तो आंसर इसका ये है कि ये दोनों को ही करेगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट इसका पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों से ही हुआ है। ओके, तब यही बात है, यही अपन क्या सेक्शन के बेयर एक्ट में पढ़ेंगे अपन को। ठीक है, अपन बेयर एक्ट की लैंग्वेज अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, लाइबिलिटी ऑफ अ टू पर्सन प्राइमरी लाइबल नॉट अफेक्टेड द अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शेल द श्योरिटी ऑन द अदर्स। लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन ए और बी, जो अपन ने बात करी ली ए और बी की। ओके, प्राइमरी लाइबल मतलब जो ए और बी ने प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट करा था, जो कॉन्ट्रैक्ट पहला था। ओके, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने करा था ए और बी ने मिलके सी के लिए। ठीक है, नॉट अफेक्ट, वो अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। बाय द अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट, जो उनका अरेंजमेंट था दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। ये अरेंजमेंट बिटवीन देम की बात हो गई, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन था? जो ए और बी का एक दूसरे में हुआ था। उसमें उनका क्या हुआ था? जो ए ने बोला था कि बी भाई अगर तू डिफॉल्ट हुआ तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इन दोनों की हुई है। ठीक है, लेकिन अपन देखा था कि कोई गड़बड़ हो जाए, कोई भी गड़बड़ हो जाए तो सी इन दोनों को सू कर सकता है, ये अपन देखा था, ये अपन अभी अभी देखा था। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब मेरा यही था उस समय कि हाँ, कि सी मतलब जो सी का कॉन्ट्रैक्ट, जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए इनके कोई भी बात पे, इनके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे वो तो लायबल रहेगा ही रहेगा इनसे लेने के लिए। ठीक है, अब अपन एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। व्हेन टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पर्सन यानी सी। ठीक है, टू अंडरटेक अ सर्टेन लाइबिलिटी, जो ए और बी ने लाइबिलिटी ली है। ओके, एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, ए और बी ने एक दूसरे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करा है। दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द अदर। ठीक है, जो ए और बी ने क्या करा था कॉन्ट्रैक्ट, कि ए ने बोला था कि बी भाई अगर तू डिफॉल्ट हुआ तो मैं लायबल हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। ठीक है, अब इस कंडीशन में थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, जो सी है वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है ना जो ए और बी के बीच में हुआ है। ठीक है, सी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी दोनों को मिला के। ठीक है, ए और बी दोनों ने मिलके यहाँ पे करा है कॉन्ट्रैक्ट सी से। ठीक है, जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें सी का कोई रोल बिल्कुल नहीं है, इसका दोनों को मिला के रोल है। ओके, अब यहाँ क्या कहाँ पे थे अपन? द लाइबिलिटी ऑफ ईच सच टू पर्सन्स, द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मैंने बताई दी है कि पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, वो उस सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट के कारण बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। ऑल्दो सच पर्सन मे हैव बीन अवेयर ऑफ द एक्सिस्टेंस, यही चीज़ मतलब अगर थर्ड पर्सन को पता भी हो, सी को पता भी हो, तो भी उसको कोई मतलब नहीं है। बस बात यही थी इसमें। तो अपन ने तीनों सेक्शंस अभी पूरे कर लिए हैं एग्जाम्पल के साथ में, और इसमें मुझे कुछ लगा नहीं आपको क्वेश्चन देने के लिए, थोड़ा मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं कुछ, तो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा कोई, मतलब जिस वीडियो में मिलेगा अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें दूंगा। जो जिसमें क्वेश्चंस अच्छे बन ही नहीं रहे हैं, जो एकदम क्लियर कट पाते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन देने का मतलब नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में भी सीधा यही बन जाएगा कि डायरेक्टली पूछ लेंगे बस कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ पूछ लेंगे, और क्या पूछेंगे। और इसके बाद में वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लिटरली, क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी शायद 15, 20, 22 मिनट की वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन ये मेरी शूट हो चुकी है वीडियो कम से कम 45 मिनट की, और इसको मैं एडिट करके छोटा करूँगा। बहुत मेहनत लगती है। अभी टाइम भी 4 बज रहे हैं सुबह के। चलो ओके, गुड नाइट। मेरा तो अभी होगा। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको, शेयर करना। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब सब कर देना।